सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई रिलेटेड प्रखर। तो आज का जो वीडियो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं numpy लाइब्रेरीज के कॉन्सेप्ट को, जो कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस की जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो numpy लाइब्रेरी हमारी होती क्या है? सो numpy लाइब्रेरी एक पाइथन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी, जिसका काम होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना, खासकर मैट्रिक्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, और आपका एरेज हो गया। तो इन सब के ऑपरेशंस को जो हमारा numpy वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। तो अगर यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है, मैं इसकी बात करूं तो numpy मीन्स न्यूमेरिकल पाइथन इज ए पावरफुल लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशन, स्पेशली विद लार्ज एरेज एंड मैट्रिसेस। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज वाइडली यूज इन मशीन लर्निंग फ्रॉम डेटा प्रोसेसिंग, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन। तो इन जगह पे खासकर इसका यूज होता है। सो हम लोग इस वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कैसे हम लोग numpy लाइब्रेरी कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इसको इंपोर्ट करते हैं, कैसे हम लोग एरे क्रिएट कराते हैं, एरे की प्रॉपर्टीज, फिर जीरो वंस एंड एम्प्टीज एरे। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको हम क्लियर करने वाले हैं। तो ये कुछ हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जर्नी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले कुछ कॉन्सेप्ट हैं। सो अभी आप लोग कहोगे कि हम लोग केवल और केवल इतने कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर कर रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को काहे नहीं क्लियर कर रहे हैं? तो ऐसी बात है, मान लीजिए आपको प्यास लगी है और आपके पास में एक बाल्टी है और आपके घर के पास कोई कुआं है। तो आपको जितनी प्यास लगी आप उस कुएं से पानी निकाल लोगे? आप लोग पूरा पूरा पानी तो नहीं निकालोगे ना। तो सेम ऐसे लाइब्रेरी है हमारी, कि जितने फंक्शन, जितने कॉन्सेप्ट की हमें नीड है, उतने कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हमें लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट और सीखने चाहिए तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। सो इतने जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे मशीन लर्निंग और डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा काम है वो है कि हम लोग कैसे अपनी लाइब्रेरी को डाउनलोड करेंगे। तो अगर आप लोग जुपिटर नोटबुक में हो तो आप लोग ऐसे लिखोगे पिप इंस्टॉल numpy। सो जैसे ही आप लोग इसको रन करोगे तो आप लोग देखोगे यहाँ कुछ टाइम चलेगा और रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई लिख करके आ रहा है, क्योंकि मैंने इस लाइब्रेरी को पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। और अगर आप लोग डाउनलोड करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और डाउनलोड करेगा। और अगर आप लोग टर्मिनल में डाउनलोड करना चाहते हो, वीएस कोड के टर्मिनल या पाईचार्म या कोई भी अगर आपके पास और आईडी की है, तो वहां पे भी आप लोग कर सकते हो सेम पिप इंस्टॉल numpy लिख के। सो numpy, और जब भी मैं एंटर करूंगा आप लोग देख सकते हो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। आपका थोड़ा सा टाइम लेगा आईडीई, और वो फिर आपकी जो लाइब्रेरी है वो डाउनलोड हो जाएगी। सो अब हम लोग काम करते हैं कि सबसे पहले एक एरे को डिफाइन करते हैं एज ए लिस्ट फॉर्म में। सो यहाँ पे मैं केवल लिस्ट ही डिफाइन कर रहा हूँ, केवल उसको नाम मैं एरे दे रहा हूँ। कि कैसे हम लोग एरे क्रिएट करते हैं वो चीज आपको क्लियर हो जाए। सो मैं इसको रन कराता हूँ और इसका टाइप भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो टाइप ऑफ ARR। और अगर मैं अब इसको रन कराऊं तो आप लोग देख सकते हो कि एज ए लिस्ट शो हुआ है यहाँ पे। और जो इसकी क्लास है, जो इसका टाइप है, वो भी हमारा लिस्ट है। तो केवल मैंने इसको एक नाम एरे दिया, लेकिन ये एरे था नहीं। तो सेम ऐसे ही जब हमें एरे क्रिएट कराना होगा तब हम यूज करेंगे numpy का। और यहाँ पे मैं उससे पहले एक चीज इंपोर्ट कराना चाहूंगा, और वो क्या है, वो है हमारा इंपोर्ट एनपी या इंपोर्ट numpy एज एनपी। कि हम लोग यहाँ पे numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा रहे हैं एस एनपी फॉर्म में। ठीक है, कि जब भी मुझे अब numpy का यूज करना होगा तो हम numpy पूरे पूरे वर्ड को नहीं यूज करेंगे, हम उसका शॉर्टकट फॉर्म यूज करेंगे एस एन एनपी। तो इसको मैं रन कराता हूँ, तो ये हमारा अच्छे से रन हो गया। और फिर अब मैं यहाँ पे क्रिएट कराता हूँ एक numpy एरे। तो हमारा numpy एरे कैसे क्रिएट होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरे वन इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे। और अब मैं यहाँ पे लिखूं अपना लिस्ट के अंदर वैल्यू। आप लोग देखोगे कि हमारा एक वो एरे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ARR1। और अगर मैं इसको रन कराऊं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि 1 2 एंड 3 ये हमारा एरे क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, प्रिंट TYPE एंड ARR1, और इसको मैं रन कराता हूँ, सब लोग क्लियरली देख सकते हैं क्लास numpy डॉट एन डी एरे। एन डी एरे मीन्स एन डायमेंशन एरे। तो ये हमारा एक 1D एरे है जो कि यहाँ पे हमने क्रिएट कराया है। और यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट भी कर सकता दे देता हूँ, मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ 1D एरे। और अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट कराते हैं एक 2D एरे। 2D एरे, और 2D एरे को क्रिएट कराने के लिए हम करेंगे सेम जैसे हम लोग नेस्टेड लिस्ट डिफाइन करते थे, कि लिस्ट के अंडर लिस्ट हम लोग डिफाइन करके एक 2D लिस्ट, या मैं ऐसे बोलूं कि एक नेस्टेड लिस्ट बनाते थे। तो सेम वैसे ही हम लोग एरे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा 2D एरे होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ np डॉट एरे। और हमें 2 डायमेंशन एरे चाहिए, तो मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट को स्टोर कराऊंगा। सो 1 2 एंड 3।
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक लिस्ट के अंदर और वैल्यू 4, 5 एंड 6। और अगर अब मैं इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट ARR2, एंड मैं प्रिंट कराता हूँ प्रिंट टाइप भी चेक कर लेता हूँ इसका, टाइप ARR2। सो अगर आपको टाइप चेक करना है तो आप टाइप फंक्शन का यूज करके डायरेक्टली उसका टाइप चेक कर सकते हो। सो ये हमारा एक 2D एरे है, उसका टाइप हमारा ये है। और अगर मान लीजिए आपको उसका डायमेंशन चेक करना है कि कौन सा एरे है किस डायमेंशन में, तो वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो बाय यूजिंग एरे प्रॉपर्टीज। सो मैं कुछ आपको एरे प्रॉपर्टीज बताता हूँ। जैसे मैं 2D एरे का रेफरेंस का यूज करके उसके सारी चीजों को फाइंड करूंगा। जैसे मैं एरे 2 का यहाँ पे डेटा लेता हूँ और उसका सबसे पहले चेक करता हूँ क्या, शेप। सो शेप हम चेक कर सकते हैं शेप फंक्शन की मदद से, और प्रिंट कराता हूँ एरे 2 डॉट एंडिम। एंडिम हमारा क्या करता है कि वो किस डायमेंशन का एरे है, 1 डायमेंशन का एरे है, 2 डायमेंशन का एरे है, तो एंडिम हमारा चेक करता है डायमेंशन। और सेम ऐसे ही अगर मैं साइज करूं, सो साइज हमारा क्या करेगा, साइज चेक करेगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल। और ऐसे ही अगर मैं कर दूं उसका डी टाइप, तो वो हमारा उसका डेटा टाइप भी डिफाइन कर देगा। सो डी डॉट डी टी वाई पी ई। और अगर मैं इसको रन करूं, सो ये हमारा एरर शो कर रहा है। तो सॉरी, ये हमारा फंक्शन नहीं है, एज ए मेथड वर्क करेगा। 1 सेकेंड, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको रन करूं, तो आप लोग देख सकते हो कि उसका जो शेप है, तो ये एरे का जो हमारा शेप क्या है वो 2,3 है। 2 मीन्स हमारी 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का यहाँ पे सेट है, जो कि एज ए मैट्रिक्स फॉर्म, जिसको हम एरे ही बोल रहे हैं। तो वो हमारा यहाँ पे है। और कितने डायमेंशन का है, तो ये हमारा 2 डायमेंशन एरे है। और उसका साइज क्या है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। तो हमारे 6 डायमेंशन, या सॉरी 6 उसके एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं डी टाइप की बात करूं, तो इंटीजर टाइप का उसमें डेटा टाइप स्टोर्ड है। तो ये हमारे कुछ एरेज की प्रॉपर्टीज हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंडेक्सिंग की। सो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इंडेक्सिंग। और अगर मैं इंडेक्सिंग करूं इसकी, सो सबसे पहले हम लोग प्रिंट कराते हैं एरे को। मैं 2D एरे को सबसे पहले प्रिंट कराता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा 2D एरे ही है ऐसा। और अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करके नंबर्स को फाइंड करें। सो मान लीजिए मुझे ये 5 नंबर को फाइंड करना है। सो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे हम लोग लिस्ट में इंडेक्सिंग करते हैं, तो ये हमारी सबसे पहले तो ये टोटल लिस्ट के अंदर ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू है, ये पहली वाली लिस्ट। ये हमारे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है। फिर फर्स्ट इंडेक्स का ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा 0 एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट इंडेक्स के अंदर। तो और ये हमारा सेकंड इंडेक्स के अंदर ये हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो ऐसे ही करके हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग वैल्यूज को फाइंड कर पाते हैं। मान लीजिए मुझे फर्स्ट या 0 इंडेक्स पे जो हमारी लिस्ट है, उसके हमें सेकंड वैल्यू को फाइंड करना है। तो 0 इंडेक्स की सेकंड वैल्यू हमारी क्या होगी, वो होगी 3। तो 0 इंडेक्स की हमारी लिस्ट है और उसकी सेकंड वैल्यू क्या है, 3। तो सेम जैसे हम लोग लिस्ट में वैल्यूज को फाइंड करते हैं, तो लिस्ट में जो हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं, तो वहां पे वैल्यूज हमारी कैसे आती हैं, वो आती हैं जो उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और अगर मैं अब इसको प्रिंट करूं, तो आप लोग क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ पे हमारा 3 प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने 3 को यहाँ पे, जो 3 का इंडेक्सिंग पॉइंट था उसको यहाँ पे दिया था। और सेम ऐसे ही अगर हम लोग दे, मान लीजिए मुझे फाइंड करना है 5 को, तो 5 क्या होगा, 5 हमारा है फर्स्ट इंडेक्स का फर्स्ट एलिमेंट। आप लोग कहोगे फर्स्ट एलिमेंट तो 4 है, 4 तो 0 एलिमेंट है, क्योंकि वो 0 इंडेक्स पे है। तो फर्स्ट इंडेक्स का फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 5 है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, तो आप लोग देख सकते हो 5। तो ये था हमारा इंडेक्सिंग के हिसाब से डेटा को शो करने का तरीका। और अगर मैं केवल और केवल इसको एक ही इंडेक्स की वैल्यू दी, जैसे मैं 0 देता हूं, तो केवल 0 इंडेक्स पे जो मेरी पूरी लिस्ट है वो शो हो जाएगी। मैं इसको रन कराता हूं, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो। तो ये हमारी थी इंडेक्सिंग। अब हम लोग बात करते हैं स्लाइसिंग। सो स्लाइसिंग कैसे करते हैं, CLICING। एंड स्लाइसिंग की अगर मैं बात करूं, तो प्रिंट कराता हूं सबसे पहले एरे को। सो एरे 2, ये हमारी ऐसे है। और अगर मैं चाहता हूं कि अब मैं इसका स्लाइसिंग का यूज करके सारी वैल्यूज को प्रिंट कराऊं, तो एरे 2, जैसे हम लोग लिस्ट स्लाइसिंग करते थे कि एक पार्टिकुलर रेंज से दूसरी पार्टिकुलर रेंज तक की वैल्यूज हमारी प्रिंट हो जाए, तो 1, अगर मैं 4 करूं, तो लोग देख पाओगे कि 1
लिस्ट के अंदर टोटल 0 से लेकर के 4 तक की इंडेक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर मैं इसको 3 करूँ तो भी हमारी इतनी ही आएगी क्योंकि हमारी टोटल वैल्यू यही है। लेकिन अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो हमारी केवल क्या वैल्यू आएगी? तो 1 इंडेक्स पे हमारी जो 1 इंडेक्स की वैल्यू है, एक काम करता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं केवल 0 डिफाइन करता हूँ। तो हमारी जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो आई और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1। तो 0 से लेकर के 1 इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारी क्या हुई? नेस्टेड लिस्ट के अंदर 0 से 1 इंडेक्स। तो 1 इंडेक्स को अब ये कंसीडर नहीं करेगा। 1 से 1 इंडेक्स कम। इंडेक्सिंग में क्या होता है जब हम फाइंड करते हैं इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो एक इंडेक्स जो हम एंडिंग इंडेक्स देते हैं उससे एक इंडेक्स कम तक की वैल्यूज को क्या करता है? ये डिफाइन करता है। अगर मैं केवल और केवल यहाँ पे कर दूं 2 कर देता हूँ अगर मैं, तो आप लोग देख पाओगे कि हमारी जो 2 से पहले कितनी इंडेक्स की वैल्यू है? 0 और 1। 0 इंडेक्स की वैल्यू हमारी ये हो गई एंड फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हमारी ये हो गई। लेकिन अगर मैं करूं 1 से 2 के बीच में, तो 1 की तो आएगी लेकिन 2 है नहीं, तो 2 से एक पहले हमारा 1 ही है। 1 इंडेक्स पे हमारी जो सेकंड वाली इंडेक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो ये काम होता है हमारा स्लाइसिंग का। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज और दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं केवल एरे 2 और यहाँ पे मैं 0 डिफाइन करके और कॉलम लगा करके दूसरे वाली चीज को ना डिफाइन करूं, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो मैंने डिफाइन किया, एंडिंग पॉइंट ना डिफाइन करूं, वो ऑटोमेटिकली एंडिंग पॉइंट को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। और अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ना डिफाइन करूं और एंडिंग पॉइंट को डिफाइन करूं तो ऑटोमेटिकली एंडिंग पॉइंट को डिटेक्ट कर लेगा जो कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूं और एंडिंग पॉइंट मेरा क्या है? 1 है, नहीं 2 है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो आप क्लियरली देख सकते हो एंडिंग पॉइंट को हमारा डिटेक्ट कर लिया। तो ये काम होता है हमारा स्लाइसिंग का। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एरे क्रिएशन की कुछ रूल, जैसे कि जीरोस, वंस एंड ए रेंज। तो ये हमारे कुछ एरे क्रिएशन का रूल है। सो अगर मैं यहाँ पे जीरोस की बात करूं तो जीरोस क्या करता है? जीरोस हमारा जीरो वैल्यू की जितने भी शेप की आप डिफाइन करोगे एरे को, उस हिसाब से वो उसको क्रिएट करा करके दे देगा। तो मैं एक काम करता हूं, एनपी डॉट जीरोस, और इसको शेप मैं इसका शेप डिफाइन कर देता हूं क्योंकि हमें 2D एरे बनाना है। तो हम यहाँ पे उसका एक ब्रैकेट के और लगा करके तब उसके अंदर हम वैल्यूज को लिखेंगे। तो 2,2 का हमारा एरे क्रिएट हो जाए जिसकी सारी वैल्यूज क्या रहे वो 0 हो। तो ऐसे आप लोग क्रिएट करा सकते हो। सेम ऐसे ही अगर मैं वंस कर दूं और प्रिंट करूं एनपी डॉट वंस, और यहाँ पे सेम ऐसे ही मैं डिफाइन कर दूं 2,2 का हमें एरे चाहिए, या मैं कहूँ 2 क्रॉस 2 की हमें मैट्रिक्स चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो कि 2,2 का हमें मैट्रिक्स मिल चुका है, 2 क्रॉस 2 का हमें मैट्रिक्स मिल चुका है जिसमें हमारी 2 कॉलम्स एंड 2 रोज हैं। सो ऐसे आप लोग इसके शेप को भी रीशेप कर सकते हो। आप 3 क्रॉस 3 का बना सकते हो, 4 क्रॉस 4 का बना सकते हो, जितनी आपको नीड हो उतनी बना सकते हो आप। और अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि एम्प्टी फंक्शन है उसकी मैं बात करता हूँ। सो एम्प्टी क्या करता है? एम्प्टी हमारी गार्बेज वैल्यू को लेकर के फिर हमारा आउटपुट देता है। सो गार्बेज वैल्यू का मतलब क्या है? गार्बेज वैल्यू का मतलब जो प्री डिफाइंड आपकी वैल्यूज हैं उनका यूज करके आपकी वैल्यूज को प्रिंट कराता है। सो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एम पी टी वाई एंड 2 क्रॉस 2 का बनाता हूं तो आप लोग देखोगे कि 1 1 1 1 वैल्यू आएगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू इसको रिशेप कर दूं 3 क्रॉस 3, फिर रैंडमली हमारी कोई भी गार्बेज वैल्यू ले लेगा। तो आप लोग देखिए कोई भी गार्बेज वैल्यू ले लिया। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूं तो ये अभी फिर कोई रैंडमली वैल्यू ले लेगा पॉइंट्स में। तो ये हमारा क्या कर रहा है? गार्बेज वैल्यू पे एम्प्टी हमारा काम करता है, जो कि हमारी कोई भी रैंडमली वैल्यू इसको चूज कर लेता है। सो अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एरेस के फंक्शन की, या ये भी हमारे एरे क्रिएशन के फंक्शन है जिसका नाम है ए रेंज और लिन स्केप। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए रेंज की, NGE, एंड प्रिंट करा देता हूं मैं np डॉट ए रेंज। सो ए रेंज हमारा क्या होता है? जैसे हम लोग पाइथन में नॉर्मली हम लोग रेंज फंक्शन का यूज करते थे, जो कि हम पार्टिकुलर स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू देते थे उसके नीड के अकॉर्डिंग। वो वहां पे मतलब स्टार्टिंग वैल्यू तो एंडिंग वैल्यू तक की वैल्यू हमारी क्या करता था? प्रिंट करा देता था। तो सेम ऐसे ही हमारा ए रेंज करता है। अगर मैं कर दूं 0 से 10, तो इस 0 से 10 तक की जो हमारी वैल्यू है उसको एज ए एरे फॉर्म में क्रिएट करा देगा, जो कि हमारा 1D एरे होगा। और अगर मैं इसकी एक फॉर्मेट की बात करूं तो यहाँ पे आप इसका जो स्टेप है वो भी डिफाइन कर सकते हो। सो स्टार्टिंग वैल्यू, फिर उसके बाद हमारी आती है एंडिंग वैल्यू, और फिर आप डिफाइन कर सकते हो क्या? उसके स्टेप कि कितने कितने के स्टेप पे उसको ब्रेक करना है, या कितने कितने के स्टेप पे गैप करके उसको वैल्यूज को फिर से कंसीडर करना है। सो अगर मैं एक और लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, या एक और मैं बात करूँ कि एरे क्रिएट कर रहा हूँ,
RANGE एंड 0, 10 और स्टेप इस बार मैं रखता हूं 2 कि वन वैल्यू को लो फिर एक वैल्यू को छोड़ दो, फिर एक वैल्यू को लो फिर एक वैल्यू को छोड़ दो। तो ये हमारा इसका स्टेप डिफाइन होगा कि देखिए 0 को लिया, 1 को छोड़ा, फिर 2 को लिया, फिर 3 को छोड़ा, फिर 4 को लिया, फिर 5 को छोड़ा, 6 को लिया, फिर 7 को छोड़ा, फिर 8 को लिया, फिर 9 को छोड़ा, फिर 10 को लेना चाहिए था लेकिन उसकी लिमिट 10 से आगे नहीं है तो वो हमारा 10 को नहीं लिया। तो ये काम होता है हमारा ए रेंज का। अब सेम ऐसे ही हमारा होता है लिन स्पेस। सो लिन SPACE और 1 सेकेंड। और अगर मैं लिन स्पेस का यूज करके एरे को क्रिएट करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं क्रिएट कराता हूँ, इसको स्टार्टिंग रेंज देता हूँ और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो 0 से 10 तक को हमें 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे हम कितने पार्ट्स में, इसको मल्टीपल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसका पार्ट भी डिफाइन करूँ तो लिन स्पेस क्या करता है, अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ पे डिफाइन कर दूं, सो लिन स्पेस SPACE। तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले ये देता है हमें स्टार्टिंग वैल्यू, फिर हमें देता है एंडिंग वैल्यू और फिर हमें ये देता है क्या, फिर हमें डिफाइन करना होता है पार्ट। जब मैं कर दूं नंबर ऑफ पार्ट कि कितने पार्ट्स में आपको उसको डिवाइड करना है। सो अगर मैं यहाँ पे पार्ट इसका डिफाइन कर दूं कि 2, सो 0 से लेकर के 10 तक की जो हमारी रेंज है इसमें हमारी एक एरे को क्रिएट कराओ जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड हो, तो वो 0 और 10 आएगा। तो आप लोग प्लेन देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करूं कि इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो 5 पार्ट्स में ऑटोमेटिकली वो स्पेसिफिक रेंज तक के एलिमेंट्स को क्या करेगा, कंसीडर करेगा। जैसे एक बराबर बराबर गैप तक के एलिमेंट को क्या करेगा, ले लेगा। जैसे 0 से 2.5 तक की हमारी एक बराबर वैल्यू है, फिर 2.5 से 2.5 तक का गैप आया, फिर 5 से 2.5 तक का गैप आया जो कि 7.5 होगा, फिर 7.5 से 2.5 तक का गैप आया जो कि हमारा 10 हो गया। तो ऐसे ही क्या करता है लिन स्पेस हमारा एक फिक्स पार्ट में वैल्यूज को स्टार्टिंग वैल्यू टू एंडिंग वैल्यू को क्या करता है, ब्रेक करता है और उसके बाद फिर हमारा एक सिंगल डायमेंशन एरे क्रिएट करा देता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ और फंक्शंस की, जैसे कि रिशेप की। तो रिशेप हमारा क्या करता है, मान लीजिए मैं एक ए नाम का एरे क्रिएट कराया, np डॉट एरे, सिंगल डायमेंशन एरे क्रिएट कराते हैं 3 4 5 6। और अब मैं कर रहा हूं बी को क्रिएट कर रहा हूं बी एरे का, लेकिन बी एरे को क्रिएट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ए एरे का ही। सो मैं क्या करूंगा, ए डॉट रीशेप या एस और उसका अगर मैं सेव डिफाइन करूं तो मैं कर देता हूं 2 क्रॉस 3 का, फिर इसमें 2 रोज हो एंड 3 कॉलम्स हो। सो अगर मैं बी को प्रिंट भी करा दूं, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो आप लोग देख सकते हो ये क्या किया, ये हमारा ए से वैल्यू को लिया और फिर बी में बी क्या किया, उसको रीशेप फंक्शन का यूज करके रीशेप कर दूंगा। सो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं ए को भी, तो आप लोग क्लियरली देख पाओगे कि ए के अंदर जितनी वैल्यू है उसी का यूज करके हम बी को क्रिएट कराए हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ए की वैल्यू, जैसे ही हम 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, तो 6 हमारी टोटल वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू कम कर दें तो क्या होगा, तो हमारा क्रिएट होगा एरर, क्योंकि ए में उतनी वैल्यू ही नहीं है कि हम बी को क्रिएट करा सकें उस पार्टिकुलर रेंज में। तो अब मुझे यहाँ पे उसकी टोटल वैल्यू को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए में जितनी वैल्यू है बी में भी उतनी ही वैल्यू है। सो वो हम अब रीशेप फंक्शन का यूज करके हम इसको क्रिएट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैटन की। सो फ्लैटन क्या होता है, फ्लैटन काम करता है कि जो भी हमारा बी रीशेप करके अपनी वैल्यूज को क्रिएट कराया है, तो बी की जो स्टार्टिंग वैल्यू है जिससे वो रीशेप हुआ है, मतलब कि ए की वैल्यू से, तो वो वैल्यू हमको करनी है। तो बी का यूज करके अगर मैं फ्लैटन करूं, सो फ्लैटन, तो आप लोग देखोगे कि बी की जो बी जिस वैल्यू से अपने आप को रीशेप किया था, अगर मैं उस वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं तो आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो वो आ गया यहाँ पे इसका यूज करके, फ्लैटन फंक्शन का यूज करके। सो अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ ट्रांसपोज की, तो कमेंट आउट कर देता हूँ
ट्रांसपोज, और एक मैं एरे क्रिएट कराता हूँ ARR1 से, और इसको मैं करता हूँ np डॉट एरे, और एक 2D एरे क्रिएट कराते हैं 1,2,3, और मुझे यहाँ पे एक और लिस्ट का यूज करना पड़ेगा, या एक कहूँ कि मुझे यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। सो 4,5,6, और मैं काम करता हूँ 3x3 का मैट्रिक्स बनाता हूँ, मैं 3x3 का एरे बनाता हूँ। सो 5,6,7 कर लेता हूँ, और अगर मैं अब इसको प्रिंट कराऊं, प्रिंट ARR1, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा एरे क्रिएट हो चुका है, जो कि ये 3x3 का एरे है हमारा। और अब हम लोग इसको करते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हमारा एक मैट्रिक्स का ऑपरेशन होता है, जिसकी मदद से हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब भी हम अपने एरे का नाम जो है उसको डिफाइन करके फिर हम कैपिटल T वहां पे लिखते हैं, तो वो हमारा क्या करता है, वो हमारा डिफाइन कर देता है हमारे एरे को, जो कि एज ए ट्रांसपोज फॉर्म में रहता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो आप लोग देख रहे हो कि रो हमारा यहाँ पे जो रो है वो यहाँ पे कॉलम हो गया है, और ये भी रो है तो ये भी कॉलम हो गया, ये भी रो है तो ये कॉलम हो गया। तो कॉलम को रो को और रो में कॉलम को चेंज कर देता है हमारा ट्रांसपोज फंक्शन, ठीक है। तो अब ये हमारा ट्रांसपोज हो चुका है, और अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे कॉन्कैटिनेशन करते हैं अपने एरे में। सो कॉन्कैटिनेशन, अगर हम लोग की बात करें कॉन्कैटिनेशन की, सो कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि उसको ऐसे डायरेक्टली जोड़ देना, दो एरेस को, या दो मैं कहूँ मैट्रिक्स को या कॉलम्स या रोज को, मैं ऐसे कह सकता हूँ। तो अगर मैं डिफाइन करता हूँ सबसे पहले np डॉट एरे, सिंगल सिंगल डायमेंशन एरे डिफाइन करते हैं। सो 1,2, और मैं प्रिंट कराता हूँ, या एक और एरे डिफाइन कर लेता हूँ np डॉट एरे, और इसमें मैं लिख देता हूँ 3,4, और अब हम लोग इसको करते हैं कॉन्कैटिनेट। सो प्रिंट np डॉट कॉन्कैटिनेट, और कॉन्कैटिनेट हमें करना है, और उसके लिए हमें वैल्यू कैसे चाहिए, वैल्यू हमें चाहिए a कॉमा b की। और अगर मैं इसको एक बार प्रिंट कराऊं, सो यहाँ पे हमारा एरर आया है, टाइप एरर। तो 1 सेकंड, मुझे यहाँ पे एक और ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं तो ठीक है, ये हमारा वैल्यूज क्या हुई कि कॉन्कैटिनेट हो गई, वैल्यूज आपस में जुड़ गई। तो कॉन्कैटिनेट का काम होता है एडिशन करना नहीं, वैल्यूज को ऐसे डायरेक्टली जोड़ देना। जैसे 1+1 हमारा जो कि 2 आएगा, लेकिन 1 और 1 हमारा 11 आएगा। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये होता है। सो ये वैल्यू हमारी कॉन्कैटिनेट हो गई। सो यहाँ पे अगर मैं एक्सिस की बात करूं, सो यहाँ पे मैं एक्सिस भी डिफाइन कर देता हूँ। सो एक्सिस का काम क्या होता है, एक्सिस डिफाइन करती है कि कोई भी चीज हमारी रो है या कॉलम है, या हम उसको रो फॉर्म में कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं या कॉलम फॉर्म में कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं। तो 0 एक्सिस का मतलब होता है रो फॉर्म, एंड 1 एक्सिस का मतलब होता है कॉलम फॉर्म। तो हम इसको एज ए रो फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। तो ये हमारा काम होता है कॉन्कैटिनेशन का। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। सो मान लीजिए मेरे पास, मैं प्रिंट करा देता हूं ए एरे की वैल्यू, और सेम ऐसे ही मैं प्रिंट करा देता हूं बी की वैल्यू। सो ए की वैल्यू हमारी 1, 2 एंड 3 एंड 4, ये हमारी ए की वैल्यू है 1 और 2, और ये हमारी बी की वैल्यू है 3 एंड 4। अब हम लोग कराते हैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे जैसे कि मैं कर दूं ए प्लस बी, और मैं प्रिंट कर दूं ए माइनस बी। सेम जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं सिंपल से। फिर मैं कर दूं ए मल्टीप्लाई बी, सॉरी स्मॉल बी, एंड फिर मैं कर दूं ए डिवाइडेड बाई बी। और अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो चुके हैं। अगर एडिशन की बात करूं तो 3+1 हमारा 4 हो गया, एंड 2+4 हमारा 6 हो गया। तो ये हमारी वैल्यूज कैसे ऐड हो रही है, जैसे हम वेक्टर्स में वैल्यूज को ऐड करते हैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे एक्स की वैल्यू एक्स के साथ ही ऐड होगी, वाई की वैल्यू हमारी वाई के साथ ही ऐड होगी। तो वैसे ही हमारे ऐसे एरेज में भी होते हैं, और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन इनबिल्ट होते हैं, जैसे
जैसे कि अगर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो np डॉट sqrt, मुझे किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए मुझे a का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, a मैट्रिक्स का या a एरे का, तो वो भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग np के अंदर जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है। और कि अगर मैं चाहता हूँ कुछ एक्सटर्नल वैल्यूज के साथ में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, जैसे मुझे a में मल्टीप्लाई कराना है 5 से और b में मुझे मल्टीप्लाई कराना है 10 से, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सो आप लोग देख सकते हो कि 5 जो हमारा 1 मल्टीप्लाई हुआ 5 से तो 5 आया, एंड 2 मल्टीप्लाई हुआ 5 से तो 10 आया, और 3 हमारा 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा 13 आया, एंड 4 हमारा 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा 40 आया। तो ऐसे हम लोग कुछ एक्सटर्नल वैल्यूज के साथ भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और कुछ इनबिल्ट अगर मैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करूं numpy लाइब्रेरी के अंदर, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट हमारे फंक्शंस हैं, सो वो क्या है, जैसे np डॉट मीन, अगर मुझे मीन फाइंड करना है किसी भी वैल्यू का, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा सा एरे डिफाइन करता हूँ। सो एरे 1 और np डॉट एरे, और इसको मैं डिफाइन करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो अगर मुझे मीन फाइंड करना है किसका, ARR1 का, सो यहाँ पे मीन हमारा फाइंड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 3.5 आया है। और सेम ऐसे ही अगर मैं इसका सम फाइंड करूं कि टोटल वैल्यूज का सम क्या होगा, तो वो भी हम कर सकते हैं, सम ऑफ ARR1, तो ये हमारा सम कर देगा जितनी वैल्यूज है सबको। सेम ऐसे ही np डॉट, अगर मैं मैक्स वैल्यू की बात करूं कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है एरे 1 में, तो वो भी मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 6 है। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं मिन, अगर मुझे फाइंड करना है कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो वो भी मैं फाइंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग मिन। सो सबसे छोटी वैल्यू हमारी 1 है। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें फाइंड करना है, तो वो हम std से फाइंड कर सकते हैं। सो एरे 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होगा, सो वो होगा 1.7078 करके। तो ये हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिकल फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शन है, जो कि हमारे numpy के अंदर इनबिल्ट रहते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कुछ रैंडम फंक्शन का यूज करके अपने एरे को क्रिएट। सो np डॉट रैंडम डॉट रैंड, और क्या क्रिएट करना है, 2, 3। और अब अगर मैं इसको रन करूं, तो आप लोग देख रहे हो कि 2, 3 का एक, जो 2 क्रॉस 3 की मतलब हमारी 2 रोज हो एंड 3 कॉलम्स हो, और कोई रैंडमली वैल्यूज चूज कर लो, तो वो चूज करके हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक एनपी एरे क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक रेंज दे दूं कि इतने से इतने रेंज तक की वैल्यू हुई, केवल तुम चूज करके हमारी कोई रैंडम वैल्यू का एक एरे क्रिएट करो, तो वो भी हम कर सकते हैं रैंडम डॉट रैंडिट से। तो रैंडम डॉट रैंडिट, और मैं इसका शेप, अगर इसको एक रेंज दो सबसे पहले, सो रेंज के लिए हमें यूज करना होगा 0 से लेकर के मान लीजिए हम 10 तक की रेंज दे दिए। और हमारा एरे का शेप क्या होना चाहिए, तो शेप भी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लेते हैं शेप 3 क्रॉस 3 का शेप ले लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो 3 क्रॉस 3 का शेप लेकर के हमारा डायरेक्टली क्या हुआ, यहाँ पे एक एरे क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं चाहूं कि इसको शेप ना दूं, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो वहां पे हमारा केवल एक सिंगल वैल्यू को ही कंसीडर करेगा। तो अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हो कोई भी रैंडम वैल्यू से यहाँ पे सिंगल वैल्यू हमारी ले रहा है, और ये रैंडमली वैल्यूज हमारी जितने बार हम इसको रन करा रहा है उतनी बार ये वैल्यू हमारी चेंज हो जा रही है। तो ये काम होता है हमारा रैंडम फंक्शन का यूज करके हम एरे को ऐसे क्रिएट कराते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कुछ कंपैरिजन ऑपरेशन की अपने एरेज में, और numpy का यूज करके। सो एरे 1 अगर मैं प्रिंट करूँ, तो एरे 1 की हम लोग वैल्यू भी देख लेते हैं, एरे 1। और अगर मैं रन करूं, तो आप लोग देख सकते हो एरे 1 की वैल्यू ये है। और अब इसमें मैं लगाऊं कुछ कंडीशन। सो एरे 1 इज ग्रेटर देन 2 या ग्रेटर देन 3 कर देता हूं। सो एरे 1 में जितनी वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, उसको अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ट्रू लिख दो, और जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है वहां पे क्या लिख दो, वहां पे लिख दो तुम फॉल्स। तो 3 से हमारा छोटा क्या है, ये 1 छोटा है, 2 छोटा है, एंड 3 से 3 जो है छोटा है। अब 3 से बड़ा क्या क्या है, 4 बड़ा है, 5 बड़ा है, एंड 6 बड़ा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर मैं चाहता हूं कि जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे उसको प्रिंट कर दो,
सो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं कर सकता हूँ एरे 1 और उसके अंदर कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी एरे 1 लेस देन 3। सो आप लोग देख सकते हो कि जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं वो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, तो वो हम ऐसे कराते हैं। और ये बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि मैं अगर इज इक्वल टू कंडीशन लूँ, सो एरे 1 इज इक्वल टू मैं 4 कर दूं, तो कौन सी कंडीशन हमारी, कौन सी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? अगर मैं इसको रन कराऊं, सो ये हमारा इज इक्वल टू लिख करके आ रहा है। 1 सेकंड। तो दिस आर्गुमेंट इज, काम करता हूँ, इज इक्वल टू, ठीक है। सो सिंगल इज इक्वल टू का मतलब होता है केवल हम उस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, लेकिन डबल इज इक्वल टू का मतलब वो हमारा कंपैरिजन ऑपरेशन हो जाता है कि ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू के बराबर है। सो 4 हमारा किस तरह पे सेटिस्फाई कर रहा है? यहाँ पे हमारा 4 के बराबर है, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रू लिखा है और बाकी जगह फॉल्स लिखा है, तो उसको भी आप लोग ऐसे ही प्रिंट करा सकते हो। तो ये हमारी कंडीशन है कि कैसे हम कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने एरे के एलिमेंट्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन की, जैसे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर हम लोग मान, जब आप लोग याद होगा कि अगर आप लोग पहले कॉलेज में पढ़ रहे होगे, तो वहां पे फर्स्ट ईयर में हमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का कोर्स सिखाया जाता है, और वो इतना ज्यादा लेंदी होता है ना भाई साहब, बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उस टाइम पे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है। तो अगर आप लोग अब इस चीज को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हो एरे मल्टीप्लिकेशन का, जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं अपने एरे को। तो मैं फिर से एक एरे क्रिएट करता हूं np डॉट एरे से, और मैं इसको एक 2D एरे क्रिएट करता हूं, तो 1, 2 एंड 3, 4, और एक एरे मैं और क्रिएट करता हूं एज ए बी वेरिएबल के अंदर np डॉट एरे, और इसको भी मैं 2D एरे क्रिएट करता हूं। सो 1 सेकेंड। 2D एरे, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 5, 6 एंड 7, 8, और अब मैं इसके साथ करूंगा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म। सो अगर मुझे मल्टीप्लिकेट करना है इन दोनों मैट्रिसेस को, सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बार प्रिंट भी करा देता हूँ, प्रिंट ए, एंड ये एक काम करता हूँ, इसे मैं प्रिंट कराता हूँ बी। और अगर मैं इसको चेक करूं, तो ये थोड़ा सा नहीं सही लग रहा है, तो अलग अलग इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए एंड प्रिंट बी। तो आप लोग देख रहे हो ए हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है एंड बी कुछ ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म में हमें दिख रहा है। और अब हम चाहते हैं इन दोनों एरियाज को, या मैं कहूँ इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेट करना, तो वो मैं कर सकता हूँ बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। सो np डॉट डॉट करके एक फंक्शन होता है जो कि एरे के मल्टीप्लिकेशन के काम में आता है। तो यहाँ पे अब मैं एरे डिफाइन करूंगा किसको मुझे मल्टीप्लिकेट करना है, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो एरे, फिर डॉट डॉट, मतलब कि पॉइंट डॉट, और किस एरे को किस एरे के साथ मल्टीप्लिकेशन कराना है या मल्टीप्लिकेट कराना है, तो वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दिया। और अगर मैं इसको रन कराऊं, तो आप लोग देख सकते हो कि वैल्यूज हमारी मल्टीप्लाई हो गई हैं। सो ऐसे हम लोग करते हैं वैल्यूज को मल्टीप्लाई। और सेम इसका ही एक और मेथड होता है कि अगर मुझे एरे को दूसरे एरे के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो हम यूज करते हैं एट द रेट का, और फिर अगर मैं दूसरी मैट्रिक्स को लिख दूं, तो उसका ही मतलब सेम होगा कि हमें उस मैट्रिक्स को दूसरे वाली मैट्रिक्स या उस एरे को दूसरे वाले एरे के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। सो हमारा एरे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एरे का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, जैसे कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। एंड जैसे भी हमारा मैट्रिक्स का रूल होता है, सो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं उसको सिखा दूंगा। तो ये हमारा कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हमारा यूज होता है numpy एरे के जरिए डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और और अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के बारे में या पाइथन के बारे में और चीज जानकारी लेनी, तो आप जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट आउट जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा, तो भी आप कमेंट आउट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा, मैं उस गलती को सुधारूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।